नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में चर्चा की थी और अब मैं इस वीडियो में बातचीत का सारांश आपको बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं बातचीत पाठ का सारांश। बातचीत अर्थात वाक शक्ति, बोलने की क्षमता। बच्चों, आप जानते ही हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को ही बोलने की क्षमता दी है और ये वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी ही अनमोल निधि है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये दुनिया कैसी होती। जी हाँ बच्चों, ये दुनिया बिल्कुल गूंगी होती और हम मनुष्य निर्जीव वस्तुओं की तरह किसी कोने में पड़े होते। ना हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट कर पाते और ना ही किसी दूसरे के भावनाओं को जान पाते। इससे ये दुनिया जो आज इतनी सुंदर है, शायद इतनी सुंदर ना होती। ये दुनिया बड़ी ही नीरस और बदसूरत हो गई होती। कोई किसी के पास नहीं होता, कोई किसी से बात नहीं करता और सब एक अलग अलग कोने में बैठे होते। लेकिन इस वाक शक्ति रूपी धन को देकर ईश्वर ने मनुष्य के द्वारा इस दुनिया की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। जी हाँ बच्चों, लेकिन आप जानते हैं बातचीत और वक्तृता में अंतर होता है। वक्तृता समझते हैं? वक्तृता मतलब होता है भाषण। दोनों ही वाक शक्ति का अंश है, लेकिन इस दोनों में अंतर होता है। वक्तृता में हम अपने हाव भाव के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बातचीत में ऐसी बात नहीं होती। बातचीत में लोग अपने वक्तृता को बातचीत में लोग अपने हाव भाव के द्वारा लोगों को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वक्तृता में अपने हाव भाव के द्वारा लोगों को आकर्षित करने की प्रक्रिया होती है। जी हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति भाषण देता है और अगर वो कोई मार्मिक बातें कहता है तो वहाँ ना केवल कहे छूटते हैं बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट भी होती है। और इसलिए भाषण देने वाला व्यक्ति इस बात पर ध्यान रखता है कि वो कुछ ऐसे मार्मिक शब्दों का प्रयोग करता रहे जिससे कि तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। जिस भाषण में जितनी ज़्यादा तालियां बजती है वो भाषण उतना ही अच्छा होता है। लेकिन बातचीत में ऐसी बात नहीं होती। दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली होती है, थोड़ा बहुत होंठ फड़फड़ाते हैं, लेकिन इस तरह की तालियां नहीं बजती। जी हाँ बच्चों, इसलिए बातचीत और वक्तृता में अंतर होता है। बातचीत एक घरेलू ढंग होता है, एक घरेलू कला होती है जिसमें तालियों की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम जानते हैं कि बातचीत के बारे में आगे की बातें हम जानते हैं। बातचीत, अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती तो भी मनुष्य बड़ा ही कष्टमय उसका जीवन हो गया होता। क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर में घाव होता है और उस घाव में जब तक मवाद होती है तब तक वो बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन जैसे ही घाव फूटता है और उसमें से मवाद बाहर निकल जाता है, हमें बड़ी राहत मिलती है। ठीक उसी तरह जब हमारी भावनाएं हमारे अंदर होती है तब तक हम बड़े बेचैन होते हैं, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे से बांट लेते हैं तो हमें बड़ी राहत पहुंचती है। और इसके लिए बातचीत और वाक शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस तरह बातचीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन का एक विशिष्ट अंग है, जिससे हमें हमारे अंदर की भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने की हमें माध्यम प्राप्त होता है। और इससे हम दूसरों के भावनाओं को ना केवल समझते हैं बल्कि अपनी भावनाओं को भी बताकर हम अपने पीड़ा को दूर कर पाते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि बातचीत की सीमा कितनी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो बातचीत की सबसे उचित सीमा दो लोगों के बीच होती है, लेकिन अगर अगर दो से ज़्यादा बातचीत की सीमा विशेष रूप से दो लोगों के बीच होती है। एडिसन ने भी ऐसा माना है कि
बातचीत दो लोगों के बीच यदि हो तो वो बड़ी ही मनोरम होती है। जैसे ही बातचीत में दो से अधिक की संख्या होती है, बातचीत की, वहाँ पर बातचीत खत्म हो जाता है, वहाँ केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है। दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो वो अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के सामने निसंकोच भाव से प्रकट कर देते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जब वहाँ आ जाता है तो वे अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, उनके बीच संकोच की भावना होती है। ये तीन लोगों के बीच का बातचीत जो होता है वो एक त्रिकोण की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा, त्रिकोण में तीन कोण होते हैं और ये तीन कोण उन तीनों लोगों की मनोवृत्ति होती है और उनके बीच की जो बातें होती है वो उस त्रिकोण की रेखा की तरह होती है। जी हाँ बच्चों, जैसे हम उंगली में अंगूठी पहनते हैं तो वो त्रिकोणा हीरा हमारे अंगूठी में तीनों तरफ से जड़ा हुआ होता है, वो ना इधर खिसक पाता है ना उधर खिसक पाता है। ठीक वैसे ही तीन लोगों के बातचीत भी होती है, जो उस अंगूठी में, उंगली में कसी हुई उस अंगूठी की तरह जड़े होते हैं, उंगली में कसी हुई उस अंगूठी की तरह जड़े होते हैं और इसलिए वहाँ पर बातचीत होना संभव नहीं हो पाता। वहाँ केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, व्यवहारिकता, इससे ज़्यादा वहाँ और कुछ नहीं हो पाता। वैसे तो बातचीत के बारे में अगर ये कहा जाए तो उसकी सीमा दो से लेकर वहाँ तक है जब तक कि ये बातचीत सभा और समिति में ना बदल जाए, तब तक इसकी सीमा होती है। लेकिन असल में अगर बातचीत माना जाए तो वो केवल दो लोगों के बीच ही होती है। तीन से अधिक अगर चार लोग हो गए तो वहाँ केवल राम रमोवल अर्थात केवल शिष्टाचार ही रह जाता है, उनमें बातचीत कभी नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम बातचीत के भेदों की चर्चा करते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि बातचीत के भेद भी होते हैं। जी हाँ बच्चों, बातचीत के भेद भी होते हैं। जी हाँ बच्चों, बातचीत के भेद भी होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि बातचीत के कैसे भेद होते हैं। बातचीत के अनेक भेद होते हैं, कुछ जीवन स्तर के, कुछ शिक्षा स्तर के, कुछ इधर उधर की नोक झोंक, कुछ शिक्षाप्रद बातें। जैसे दो बूढ़े अगर बातचीत करते हैं तो उन्हें तो केवल आज के ज़माने से शिकायतें होती है। दो बूढ़े आज के ज़माने से बड़े रुष्ट होते हैं और केवल आज के ज़माने से वो शिकायत करते हैं और अपने ज़माने की प्रशंसा। अगर दो खिलाड़ी आपस में बात कर लें तो उनके लिए बातचीत का एक अलग ही जरिया होता है। उन खिलाड़ियों की जीवन तो मानो उनके खेल में ही सिमटा हुआ होता है। दो शिक्षित व्यक्ति अगर बात करते हैं तो उनके लिए उनकी शिक्षा ही सबसे अनमोल चीज़ वस्तु होती है और वो केवल उसी के बारे में बातचीत करते हैं। दो स्कूली बच्चे अगर आपस में बात करते हैं तो उनके लिए एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे की बुराई, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक तेज बच्चा है तो वो अपने आप को सबका लीडर मान लेता है और सबके सामने अपनी हुकूमत जताने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो अपने आप को नगण्य मानकर सबको अपना लीडर मान लेता है और इसी पर वो चर्चा करता रहता है। दो बूढ़ी औरतें अगर एक साथ बैठ जाए तो उनके पास बस एक ही बातें होती है, या तो अपने घर संसार की चिंता या फिर अपने बहुओं की शिकायत। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे बातचीत के अनेक भेद होते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। बातचीत एक तरह का हुनर है। यूरोप के लोग बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से यूरोप में जाना जाता है। यूरोप के लोगों की जो बातचीत की कला है उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोग बड़े अच्छे से बातचीत करना जानते हैं और यह जानकर आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि वहाँ के लोग, विद्वान मंडली जब आपस में बातचीत करती है तो ऐसे ऐसे प्रसंग छेड़ती है जिसे सुनकर कानों में अत्यंत मनोरम रस घुल जाता है। जी हाँ बच्चों, उसे सुखद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, जो सुनकर ना केवल कानों को तृप्ति मिलती है बल्कि मन को भी बड़ी तृप्ति मिलती है। जी हाँ बच्चों, इस तरह यूरोप में बातचीत को एक कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको बातचीत का सबसे बुनियादी आधार मैं ये बताती हूँ,
कुछ लोगों को बातचीत करने की आदत होती है और इसलिए वो अपनी इस आदत के कारण कभी तो किसी के पास जाकर अपनी इस आदत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कभी अगर कोई उनके पास आता है तो उनसे बातचीत करके अपने इस आदत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस क्रम में वो ये नहीं सोचते कि जो व्यक्ति उनके पास आया है उनके पास भी उनकी तरह इतना वक्त है भी या नहीं भी, और ऐसे में उनके पास आने वाला व्यक्ति उससे कन्नी काटने लगता है, उसके पास नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति बातचीत में अधिक समय व्यस्त करता है और इससे उसका ज़रूरी काम छूट जाता है। इसलिए लोग उसके पास नहीं आना चाहते। और अगर वो स्वयं किसी के पास जाता है तो पहले तो उसके मन में ये असमंजस होती है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ पता नहीं वो कैसे मेरा स्वागत करेंगे, और अगर यदि वो वहाँ पहुँचे और उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके सोच के विरुद्ध उसका स्वागत ठीक से नहीं किया गया तो वहाँ उसकी इस आदत की परिपूर्णता नहीं हो पाती, वहाँ वो दुखी हो जाता है और फिर वहाँ बातचीत नहीं होती, केवल वहाँ व्यावहारिकता ही होती है। तो इसलिए बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप से ही बातचीत करें, परंतु ये बड़ा कठिन होता है। अपने आप से बातचीत अर्थात मौन साधना, जो कि बड़ा कठिन होता है। इसके लिए हमें अनेक अनेक अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इस अभ्यास के द्वारा जो अब इस मौन साधना को प्राप्त कर लेता है और मौन साधना का अभ्यास करके जो अपने आप से बातचीत करने में सक्षम हो जाता है, वो फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा बातूनी बन जाता है। हमारा मन जो है वो एक चमनिस्तान की तरह है। चमनिस्तान समझा बच्चों आपने? जी हाँ, चमनिस्तान का मतलब होता है बाग, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जी हाँ, उसी तरह हमारे मन में भी रंग बिरंगी भावनाएं आती है, और हमारे मन जितना चमनिस्तान तो और हमें कहीं नहीं मिल सकता। और हम जब अपने आप से बात करते हैं तो हम अपने मन के उस चमनिस्तान में सैर कर रहे होते हैं जहाँ अनेक तरह की भावनाएं पैदा होती है। हमारा ये मन जो है वो इस प्रपंचात्मक संसार का एक आईना होता है, जो हमें इस प्रपंचात्मक संसार से परिचित कराता है। ये संसार कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इस बात की भी जानकारी हमें अपने उस चमने स्थान से प्राप्त हो जाती है। जी हाँ बच्चों, इसलिए बातचीत का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका यदि कोई है तो वो है अपने आप से बातचीत करना, मौन साधना के द्वारा बातचीत को प्राप्त करना। जी हाँ बच्चों, सच में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने मन के अंदर झांक कर देख ले तो उसे सारी दुनिया की सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। जी हाँ, ये सत्य है और इस बातचीत पाठ के द्वारा लेखक ने हमें इस सच्चाई से परिचित कराया है कि अगर मनुष्य अपने मन को पहचान ले तो वो अपने इस संसार के सच्चाई को, इस संसार के अच्छाई को, इस संसार की बुराई को, सबको वो अच्छे से पहचान सकता है। और इसलिए बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है मौन साधना। तो लीजिए बच्चों, ये है बातचीत का सारांश जो मैंने आपसे बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।